बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नौकरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। जी कल भी एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। न बिहार के लिए कुछ कहा है, इसके साथ ही न बिहार को विशेष राज्य बनाने के लिए कुछ कहा है। जब कल हम झारखंड में भी भाजपा की सफाई करके आए हैं, झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। तो फिर समझ जाइए कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने नहीं जा रही है। जहाँ पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं। भाजपा महंगाई की जननी और बेरोजगारी की जनक है। भाजपा के लोग जो हैं उनको काम से कोई मतलब नहीं है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही उनका काम है। यह कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों बिहार में 5 सीटों पर 5वें चरण के तहत मतदान होंगे। जब 20 मई को होने वाले चुनाव को लेकर के पार्टियां जोर शोर से आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जम करके हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आज लालू यादव सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमेशा पिछड़े और फिर अति पिछड़ों का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। ऐसे में आपको जंगल राज चाहिए या फिर विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? जब बिहार को आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। ये कहना है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का। जब अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं के हाथ में लाठी की जगह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दिया, सबसे सस्ता डेटा दिया, लेकिन ये इंडिया गठबंधन वाले बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों सीमांचल मिथिलांचल में पीला सोना के रूप में जाने जाने वाला मक्का की उचित कीमत नहीं मिलने पर किसान अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रहा है। मक्का की कीमत कम रहने से किसानों को लागत मूल्य भी निकालना असंभव दिख रहा है। लिहाजा मक्का उत्पादक किसान जहां दिनों दिन आर्थिक रूप से कमजोर होकर के कर्जदार होते जा रहे हैं, तो वहीं पर नकदी फसलों में शुमार मक्का की खेती से किसानों का मोहभंग होता जा रहा है। जहाँ कई किसान ने केडीबी लाइव के साथ बातचीत करने के दौरान बताया है कि इलाके एक प्रखंड के इलाके के 75% किसान आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलने की आशा जता करके नकदी फसल के रूप में मक्का की बृहद पैमाने पर खेती करते हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में मक्का की खेती के प्रति किसानों का रुझान काफी बड़ा है। जहां अन्य फसलों के मुकाबले अधिक लाभ के कारण इसके रकबे में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। जी हाँ, लेकिन फसल तैयारी के समय मक्का उत्पादक किसानों को अपनी उत्पाद की बिक्री करने के लिए नजदीक में बड़ी मंडी उपलब्ध नहीं है। एक तो मंडी का अभाव, दूसरा कि इस इलाके में मक्का आधारित कोई भी उद्योग स्थापित नहीं होने से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। लिहाजा दिन रात मेहनत करने और फिर व्यापक पैमाने पर मक्का की बेहतर उपज प्राप्त करने के बावजूद भी किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलने से वे काफी हताश हैं। इससे नकदी फसल के रूप में विख्यात मक्के की खेती से किसानों का मोहभंग होता जा रहा है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद मक्का का उचित भाव नहीं मिलने से किसान दिनों दिन आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। दोस्तों बिहार की रैली में अमित शाह ने एक बहुत बड़ा वादा किया है, बहुत बड़ा वादा किया है। जहाँ ये वादा ये है कि सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनाने की बात कही गई है, वो भी सीता की मंदिर। जी हाँ, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के सीतामढ़ी में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। जहाँ अपने संबोधन में अमित शाह ने आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव पर जम करके हमला बोला है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के लोगों से वादा किया है कि अगर केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार आती है तो वे सीतामढ़ी में भव्य सीता का मंदिर बनवाएंगे। जहां अमित शाह ने कहा कि आज लालू यादव सत्ता की राजनीति के लिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। हम वोट बैंक से नहीं डरते। जब पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का मंदिर बना दिया, अब जो काम बाकी है वह है सीता के जन्मस्थल पर एक महान स्मारक बनाएं। अगर कोई सीता के जीवन जैसे आदर्श मंदिर बना सकता है तो वह नरेंद्र मोदी है, वह भाजपा है। यह कहना है अमित शाह का।
दोस्तों AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में अब RJD का सुफरा साफ होने जा रहा है। आजादी के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी खैरात और जागीर समझने वाली कांग्रेस और राजद से मुस्लिम समाज के लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। जब बिहार में जो लोग खुद को A to Z वाले दल होने का दावा करते हैं वे और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा ठग है। जब बीजेपी, कांग्रेस और फिर राजद एक सिक्के के दो पहलू है। जब विधानसभा चुनाव में हमारी धमक ने साबित कर दिया था कि अब बिहार के मुसलमान समुदाय के लोग भी AIMIM के साथ आ रहे हैं। ये कहना है AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्लस किशनगंज लोकसभा से प्रत्याशी अख्तरुल ईमान का। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम सच्चे A to Z वाले दल हैं और इसको लोकसभा के चुनाव में साबित भी किया है। बिहार की 8 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 4 सीट मुस्लिम समुदाय को जबकि 4 सीट पर दूसरे समुदाय के लोगों को टिकट देकर के हमारे ऊपर लगने वाले बीजेपी की बी टीम को प्रमाणित भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो खुद को मुस्लिम समाज की बात करते हैं कहते हैं उन्होंने मुस्लिम समुदाय को महज 2 टिकट क्यों दिए जबकि खुद को इस समुदाय का ठेकेदार समझती है। इस दौरान बीजेपी को भी आरे हाथों में लेते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से बहुत पुरानी है और हम आज भी जारी रखेंगे, बीजेपी से लड़ाई लड़ने जारी रखेंगे। हम बीजेपी से कभी जिंदगी में समझौता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का जो हम पर टेक लगाना चाहते हैं उनको बताना चाहिए कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के मुसलमानों को कितने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है या कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। मात्र 2 टिकट दिया है जबकि हमारी हिस्सेदारी 20% है और हमें मात्र 2 टिकट दिया गया है। ये कहना है अख्तरुल ईमान का जो कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जारी सियासी गहमागहमी के बीच भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि जिस तरह से सूरज का उगना तय है वैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। जी हाँ, इसमें कहीं कोई दूसरा और मतलब निकाला ही नहीं जा सकता है। यह चौथे चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री काफी उम्रदराज हैं तो लालू जी भी उम्रदराज हैं। लगता है कि वे प्रधानमंत्री का अपमान करते करते तेजस्वी यादव लालू जी का भी अपमान कर रहे हैं। ये कहना है भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहा है। जनता को ठगने के लिए कई पार्टियां लोगों को तरह तरह के सपने दिखा रही है। ऐसे लोगों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी 4 जून के बाद लालू परिवार पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएगा। ये कहना है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों और फिर भगवान राम को टेंट से निकाल करके घर देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम गाँव गाँव बिजली पहुँचाने का काम करेंगे, जिसे पूरा किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी और फिर नीतीश कुमार ने साल 2017 में कहा था कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, उसे भी पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। दोस्तों, के पाठक को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाए जाएंगे। जहाँ तानाशाही रवैये को व्यवस्था के खिलाफ बिहार के कई MLC ने मोर्चा खोल दिया है। अब इसको लेकर के बैठक भी हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के कई आदेशों को लेकर के बिहार में शिक्षकों में नाराजगी जताई जा रही है। 16 मई से स्कूलों के खुलने का समय 6 बजे से किए जाने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से पदभार संभाला है तब से लगातार शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के कई आदेशों का शिक्षकों से लेकर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार के कई MLC एक साथ आए और के पाठक को हटाने को लेकर के बैठक किए जाने की बातें सामने आई है। कांग्रेस MLC मदन मोहन झा के आवास पर तमाम MLC की गुरुवार को बैठक हुई। मदन मोहन झा ने इसे लेकर के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने विभिन्न दलों के MLC के साथ बैठक की तस्वीर पोस्ट की। जब मदन मोहन झा ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि सरकारी अधिकारी के तानाशाह व्यवहार के खिलाफ आज हम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने मेरे आवास पर बैठक हुई की। इसके पहले एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शिक्षा विभाग बिहार अंधेरे नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसके पहले एक अन्य पोस्ट में मदन मोहन झा ने लिखा कि शिक्षा विभाग बिहार अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। न सिर्फ कांग्रेस और फिर विपक्षी दलों के MLC बल्कि एनडीए के घटक दलों के MLC भी बैठक में मौजूद दिखे। यह सभी ने एक सुर में के पाठक के आदेशों की आलोचना की है, साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में के पाठक को अपने उसके पद से हटा दिया जाएगा? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों तेजस्वी यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार को जम करके कोसा है। आपको बता दूं कि उन्होंने एक सभा में कहा कि केंद्र की सत्ता गलत हाथों में जाने से देश में महंगाई, बेरोजगारी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर अंबानी, अडानी और फिर ईडी की शासन चल रहा है। हम मुद्दे की बात करते हैं और काम के बदले वोट मांगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड और फिर बिहार के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की शैली की नकल करते हुए कहा कि किसी के खाते में 15 लाख आए क्या, किसानों की आय दुगुनी हुआ क्या, मोदी जी ने 10 वर्षों में केवल झूठ बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कह रहे हैं कि हम महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मंगलसूत्र शादी के समय पहनाया जाता है। मोदी युवाओं की नौकरी ही नहीं दे रहे हैं तो फिर उनकी शादी कैसे होगी। हमने बिहार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। ये अलग बात है कि चाचा जी अब पलट गए हैं। दरअसल वे पलटे नहीं बल्कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है भाजपा की तरफ से। यह कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को पहले महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। यह मोदी जी काम की बात कीजिए, मंदिर मस्जिद धर्म अपनी जगह है, जहाँ हमें भी इन पर आस्था है। सबसे आसान राजनीति नफरत की राजनीति होती है। जब हम सत्ता में आए तो फिर प्रत्येक साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि रसोई गैस की कीमत 500 रुपए करेंगे, प्रत्येक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। बिहार के स्कूलों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार के स्कूली बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ अब दूध भी मिलेगा। जी हाँ, मिड डे मील में अब दूध दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जहाँ स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में 1 दिन यानी कि मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए 44 प्रखंड का चयन किया गया है, जिसमें स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किया है। निदेशालय ने अपने पत्र में कहा है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम और फिर 6ठी से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध मिलेगा। इसके लिए स्वयं सेवी संस्था के द्वारा क्रमशः 12 ग्राम और फिर 18 ग्राम दूध पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। किचन में दूध तैयार किया जाएगा और स्कूल में उसकी आपूर्ति की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7वें बिहार दौरे में वे 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण तो दूसरी सीवान जिले में होगी। बिहार भाजपा की ओर से दोनों रैलियों को लेकर के प्रस्ताव भेज दिया गया है। जहाँ 1-2 दिनों में इसकी विधिवत मंजूरी मिलने की संभावना है। जब पीएम मोदी की रैली को लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें चरणों में जब चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बिहार के अंदर लगभग सभी सीटों पर बड़े नेताओं की रैलियां की जा रही है। जहाँ इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी भी 6 बार बिहार आ चुके हैं। जब बीते 1.5 महीने में वे राज्य में यानी कि बिहार में 10 रैलियां और फिर 1 रोड शो कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मछली खाने के शौकीन हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि अब आपको बिहार के ही मछली खाने को मिलेगी। जी हाँ, अब तक आप जो मछली खा रहे हैं वे बिहार से बाहर से मंगाए जा रहे हैं, लेकिन अब बिहार में मछली का उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे अब बिहार के लोगों को कहीं और बाहर से मछली लाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8,73,000 टन हो गया है। लक्ष्य 8,79,000 टन था। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 27,000 टन अधिक मछली उत्पादन हुआ है। सभी जिलों से मछली उत्पादन की रिपोर्ट पशु और फिर मत्स्य संसाधन विभाग को मिल गई है। इसमें पहले 2021-22 में मछली उत्पादन का लक्ष्य 7,61,000 टन से बढ़ा करके 8,46,000 टन किया गया था, जो इसके पहले साल की तुलना में 85,000 टन अधिक था। माना जा रहा है कि अगले वर्षों में बिहार में मांग से अधिक मछली उत्पादन हो जाएगा। इस साल पानी की कमी के बावजूद भी मछली उत्पादन में 27,000 टन ही बढ़ोतरी हो सकी है। जब बिहार में मछली उत्पादन बढ़ने से यहाँ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मछली मंगाने में कमी आई है। इससे राज्य को लगभग 1000 करोड़ की बचत हुई है। जब मछली खाने वालों के लिए बिहार की मीठे जल की ताजी मछलियों की उपलब्धता बढ़ी है। दोस्तों, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही सामने आई है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट सोलर लाइट योजना का हाल बहुत बुरा है। जब बिहार की पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की गति बेहद धीमी है। अभी तक मात्र 20% ही सोलर लाइट लगी है, जिसके बाद बेरेडा ने सोलर लाइट लगाने के लिए नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई एजेंसी तय होने के बाद काम में तेजी आएगी। जब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब सभी जिलों के 516 प्रखंडों की 7,740 पंचायतों में 6,89,024
सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है। जय इसमें अभी तक मात्र 377 प्रखंडों की 3521 पंचायतों की 13,496 वार्डों में 1,34,239 सोलर लाइट लगी है। मुख्य सचिव सहित पंचायती राज विभाग की ओर से कई बार सोलर लाइट लगाने में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार एजेंसी को राशि का भुगतान भी किया गया है। जब इसके बाद भी काम में तेजी नहीं आ रही है। जब विभागीय आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी छोटे छोटे एजेंसियों को दी गई है। ये एजेंसियां काम नहीं कर पा रही है। जब इसके बाद विभाग ने नई एजेंसियां तय करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब ने आरजेडी की सांसें अटका करके रख दी है। आपको बता दो कि पति कभी लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हुआ करता था, पत्नी लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करता था। आज लालू प्रसाद यादव के लिए हिना साहब सिरदर्द बन गई है। आपको बता दो कि बिहार की सीवान लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। यहाँ तेजस्वी यादव की मुश्किलें निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब ने बढ़ा दी है। यह एक समय था जब उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। शहाबुद्दीन का बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव था और खास करके मुसलमानों पर उनकी काफी पकड़ थी। तब सीवान और आसपास के जिलों समेत पूरे बिहार में मुसलमान एकजुट होकर के शहाबुद्दीन के नाम पर राजद को वोट करते थे। मई 2021 में शहाबुद्दीन के जान जाने के बाद स्थिति बदल गई और तब से राजद और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दी है। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की जान जाने के बाद जब उन्हें दिल्ली में दफनाया गया तो फिर लालू परिवार से कोई भी तदफीन यानी कि जनाजा में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि बाद में राजद नेता तेजस्वी यादव अक्टूबर 2021 में शहाबुद्दीन के बेटे वसामा साहब की शादी में शामिल होने गए थे। अब शहाबुद्दीन की पत्नी सीवान से चुनावी मैदान में है। उन्होंने 3 बार 2009, 2014 और 2019 में राजद से टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। जब पिछले चुनाव में उन्हें 3,31,515 वोट मिला था, जहां उनका वोट शेयर 33.66% था। अब सवाल उठ रहा है कि हिना साहब के मैदान में होने से राजद को क्या दिक्कत? तो फिर उनके तनाव सीधी वजह यह है कि सीवान क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। इसमें 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1,25,000 कुशवाहा और करीब 80,000 सहनी मतदाता है। इसके अलावा करीब 3 लाख ऊंची जाति और फिर 2.5 लाख अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाता है। जब शहाबुद्दीन राजनीति में अपने चरम पर थे तब उनका प्रभाव हर जाति समूह के उच्च वर्ग को बीच दिखाई देता था। अब जब हिना साहब मैदान में है तो फिर यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में है तो फिर वहीं पर राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदलने पर शिक्षकों और फिर बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टी होने के बाद नए समय पर गुरुवार को पहले दिन शिक्षक और फिर बच्चे हड़बड़ी में स्कूल पहुंच गए। शिक्षकों ने सुबह 3 से 4 बजे उठकर ही अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अब स्कूल में बच्चे और फिर टीचर ऊँग रहे हैं। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों में गुस्सा है, रोष है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी मच गया है। जहाँ कांग्रेस ने के पाठक और फिर नीतीश सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वैशाली पांडे नाम की एक शिक्षिका ने अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि गिरते पड़ते सुबह स्कूल पहुंच तो गए लेकिन 3 बजे से जगे हुए हैं। अब स्कूल में इतनी तेज नींद आ रही है कि बच्चे भी ऊँग रहे हैं। इस हालात में टीचर क्या पढ़ाएंगे और बच्चे क्या पढ़ेंगे? जब बिहार शिक्षक मंच नाम से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे टाइम से बिहार शिक्षक मंच नाम से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें दावा किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे के टाइम से स्कूल पहुंचने के चक्कर में एक शिक्षक हादसे का शिकार हो गए। उनका नाम प्रमोद कुमार है। देरी से स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों की सैलरी काटने का डर है। दोस्तों, के पाठक को लेकर के एक बार फिर से सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। एक तरफ के पाठक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए तरह तरह के नियम लागू कर रहे हैं तो दूसरी ओर शिक्षक परेशान है। अब बिहार कांग्रेस शिक्षकों के समर्थन में उतर गया है। एक तरफ सवाल उठाए गए हैं कि तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया है। कल बिहार कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि के पाठक और बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। जब शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अपनी भी निजी जिम्मेदारियां होती है, उनके अपने बच्चे क्या उपेक्षित नहीं होंगे? क्या इनके मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे? नीतीश कुमार को टैग करते हुए बिहार कांग्रेस ने जवाब मांगा है। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार छात्रों को आज सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया। नए आदेश में ये भी साफ कहा गया है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत स्कूल चलेगा।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े यही कराते थे। हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। यह राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और फिर अति पिछड़ों को 65% और गरीब सवर्णों को 10% यानी कि 75% आरक्षण दिया है। जातीय जनगणना हमने कराया है। आर्थिक जनगणना भी कराई है, जिसमें पता लगा है कि 95 लाख परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, उन्हें मदद की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। सभी पंचायत के पंचायत सरकार भवन बनेगा। हम काम करने वाले हैं, आगे भी काम करेंगे। हमने बीच में 2 बार गलती किया है, इधर उधर चले गए, आश्वस्त करने आए हैं कि अब कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरी बार जब गए तो फिर सब गड़बड़ करने लगा। यह चुनाव बाद सबका जांच कराएंगे। उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, बेटा बेटी को वो बनवाता रहा, वो सब ऊंट संट बोलते रहता है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तो फिर पूरा बिहार एक परिवार है। एनडीए ने ही बिहार का विकास किया है। उन्होंने कहा है कि याद कीजिए 2005 से पहले बिहार में कैसी स्थिति थी। या कोई घर से निकल पाता था क्या? या कोई काम हुआ करता था क्या? हमने सब करके दिखाया है। अपने ऊपर मामला दर्ज होने पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। बताइए, बीजेपी ने पहले गलती किया है, हमने जानबूझ करके उसका फिरकी लिया। भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेंट कराया और कंप्लेंट में हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया। या उसी दिन हमने भी थाना में कंप्लेंट किया और भाजपा ने यही गलती किया, लेकिन आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। या बताइए, वे सत्ता में है, पावर में है, वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर केस कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। इस पर बिहार की जनता को सोचने की बात है। अगर उनका बस चले तो फिर हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। जहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई में है, मैं लड़ता रहूंगा, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मैं लड़ूंगा। जो हमारे देश के संविधान के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, उनसे हम उम्मीद क्या रखेंगे। दोस्तों, हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण से आगे बढ़ते हुए बाप की बात कही थी, यानी कि माई बाप की बात कही थी। उसी को आधार बना करके प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने हमला बोला है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के उस पुराने बयान और फिर राजद के माई पर इशारों में वार किया है। अपनी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने एक खास मुकाम बना चुके प्रशांत किशोर ने खुद को हल्के में ना लेने की नसीहत भी विभिन्न सियासी दलों को दी है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के माई बाप वाले समीकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती, बल्कि जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जन सुराज की ताकत दिख रही है। मुझे अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो फिर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं इस बार बिहार के लोगों और फिर बिहार को सुधारने के लिए काम ले लिया है। हम बिहार इस बार जनता का ठेका लेकर के आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सके। अभी तरकश में कई तीर बाकी है। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पद यात्रा हो गई, अब क्या करेंगे? तो मैं उनको बता दूं कि अभी इससे बड़ा बुलेट दागने अभी बाकी है। प्रशांत किशोर इसके बाद A to Z समीकरण के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम पद यात्रा में शामिल थे, पद यात्रा में आए थे, तो फिर 100 से 50 लोगों के साथ आए थे, मगर आज हजारों से भी ज्यादा लोग जन सुराज के साथ जुड़ गए हैं। जब बिहार के अन्य पार्टियों को समीकरण बनाने दीजिए, जो कोई माई समीकरण बना रहा है तो कोई पाई समीकरण बना है तो कोई A to Z बना रहा है। आप देखिए, एक ही समीकरण होगा, वह होगा जनबल का समीकरण। देश में जनबल के आगे कोई समीकरण नहीं है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें भाजपा नेता जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुल फॉर्म बता करके लालू प्रसाद यादव के पूरे कुनबे पर निशाना साधा था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बोलते समय जेपी नड्डा को स्लिप ऑफ टंग हो गया। वे दरअसल बीजेपी को दलदल कहना चाहते थे। तेज प्रताप यादव ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं के धनाधन बिहार दौरे को लेकर के कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब बुधवार को शिवहर की एक चुनावी सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद का एक नया फुल फॉर्म बताया था। उन्होंने कहा था कि आर से रिश्वतखोर, जे से जंगलराज और डी से दलदल, यह है आरजेडी का मतलब। उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू कर दी है। जब बुधवार को तेज प्रताप यादव ने इस पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनको स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। एक्चुअली वे कहना चाहते थे कि भाजपा दलदल
है वे अपने आप को कह रहे थे और फिर कहा गया राजद को। जब उनकी जुबान स्लिप कर गई होगी, जब राजद के बिना इनकी दाल गलती नहीं है, या इनकी रोजी रोटी राजद से ही चलती है। अच्छी बात है, राजद का नाम जपते रहें और फिर इंडिया गठबंधन जीतता रहे। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड की कानपुर पंचायत में बुधवार की देर रात आंधी आने से खेत में लगे 10 से 15 एकड़ मक्के और फिर केले की फसल बर्बाद हो गई है। जैसे कई किसानों को लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। जब केला किसान ने बताया है कि हम लोग काफी गरीब परिवार से आते हैं। जब बीती रात अचानक आंधी आने के कारण केले का खरीफ फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग खेती बाड़ी कर सके। हम लोग खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब लगभग 8 से 10 एकड़ केले की फसल बर्बाद हो गई है। लगभग लागत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। मक्के की फसल वाले किसानों का कहना है कि ब्याज पर पैसे लेकर के मक्के की खेती करते थे। बीती रात आए आंधी के कारण लगभग 6 से 7 एकड़ में लगे मक्के की फसल तहस नहस हो गई है। हम लोगों को कोई रोजगार का साधन नहीं है। खबर मधेपुरा से सामने आई है। मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड के अंतर्गत रामपुर लाही वार्ड में बुधवार की रात आग लगी में 7 लोगों के घर जलकर के राख हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण और फिर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय अरुण कुमार ने बताया है कि बुधवार की रात उमेश यादव के घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दिनेश यादव, सलेन यादव, सीताराम यादव, गर्भू यादव, मुकेश कुमार और फिर विकास कुमार के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग लगी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचती तब तक सारा घर जल करके राख हो चुका था। जब ग्रामीणों ने पंप सेट आदि के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया, लगभग आधा घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की एक बड़ी और फिर छोटी गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। दोस्तों, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर जमकर के हमला बोला है। नीरज कुमार ने एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान कुछ दस्तावेज रखे और बताया है कि लालू परिवार के पास कहां कितनी जमीन है। उन्होंने कहा है कि जमीन की कीमत 486 करोड़ रुपए है। नीरज कुमार ने कहा कि सिर्फ पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। जब 2024 में सरकार बनने के बाद इन सभी जमीन को जब्त कर दिया जाएगा और अनाथालय, आश्रम, वृद्धाश्रम आदि खोला जाएगा। या कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो इस संपत्ति को बचा लेगा। जी हाँ, ये कहना है नीरज कुमार का। दरअसल बात यह है कि नीरज कुमार गुरुवार को नालंदा पहुंचे थे। बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। आपको बता दूं कि एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोट मांगने इस नेता पहुंच रहे हैं। वहीं पर आगे नीरज कुमार कहते हैं कि लालू यादव बराबर कहते हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आरक्षण और संविधान पर खतरा पैदा करेगा। जो संविधान के खतरे के बारे में बोल रहे हैं, उसी संविधान के तहत लालू यादव जेल में थे। जहाँ इस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं आएगी। पिछली बार का हाल देख लीजिए। दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने जमकर के हमला बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी आज भले ही ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा, लेकिन उनको याद करना चाहिए कि रोजगार देने का काम उनको हमने ही किया है। मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो फिर मुझे यही बात करनी है कि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग और हमारी सरकार लोगों को नौकरी देती है, जबकि वे लोग नौकरी छीनने का काम करते हैं। यदि वे हम लोगों के खिलाफ नहीं बोलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा उनका। फिर भाजपा में तो कुछ चलेगा ही नहीं अगर हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा तो। यदि मुझे और लालू जी को गाली देकर के उन्हें कहीं सम्मान मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात के लिए। दोस्तों, अब बात करेंगे सेहत की। तो दुनिया भर में हृदय रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक अहम चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक यूरोप में हर दिन करीब 10,000 लोग हृदय रोगों से जान गंवा रहे हैं, जिसका मतलब सालाना 4 मिलियन मौतें होती है। ये मौतें यूरोप में होने वाले कुल मौतों का 40% हिस्सा है, यानी कि सालाना 40 लाख लोगों की जान जाती है। WHO के डायरेक्टर हैंस ह्यूज ने बताया है कि नमक का सेवन और 25% कम करने के लिए लक्षित नीतियां लागू करने से 2030 तक हृदय रोगों से होने वाले लगभग 9 लाख मौतों को रोका जा सकता है। यूरोप में 30 से 79 साल के बीच के हर 3 में से एक वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, जिसका मुख्य कारण नमक का अधिक सेवन है। WHO की यूरोपीय क्षेत्र में 53 में से 51 देशों में प्रतिदिन नमक का औसतन सेवन WHO की सिफारिश की गई 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच से अधिक है। इसका कारण है प्रोसेस्ड फूड और फिर स्नैक्स में नमक का अत्यधिक इस्तेमाल। WHO ने कहा कि अत्यधिक नमक का सेवन रक्तचाप बढ़ाता है, जो हृदय रोगों के जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख खतरा है। यूरोप में दुनिया में सबसे अधिक रक्तचाप का प्रसार है। WHO यूरोप की रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हृदय रोगों के से मरने की संभावना लगभग 2.5 गुना अधिक है।
दोस्तों एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में आप लोगों ने तो जाना होगा, आप लोगों ने तो सुना होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से हृदय रोग की खतरा बढ़ जाता है और बाकी स्ट्रोक, दिल का दौरा बढ़ने की खतरा बढ़ जाता है और बाकी खून का थक्का जमने का खतरा रहता है। लेकिन अब एक और बड़ी बुरी खबर यह है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट सामने आए हैं। ये बात इकोनॉमिक्स टाइम के साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से लिखी गई है। यह रिसर्च के मुताबिक बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इन लोगों में सांस से संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां देखी गई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि टीनेजर्स, खास तौर पर किशोरियों और फिर एक किसी खास एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। स्टडी करने वाले संघ सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया है जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 यानी कि 47.9% किशोरों और 124 यानी कि 42.6% वयस्कों में सांस से संबंधित इन्फेक्शन देखे गए हैं। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी समस्या देखी गई है। यानी कि अब कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, दोनों इंसानों के लिए खतरा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में मुद्दों को मांझा जा रहा है। एक दूसरे को घेरने के लिए लगातार सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर वार किया है। जब राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पर जनता को अलर्ट करते हुए लिखा कि सतर्क और सावधान हो जाइए, बीजेपी आरक्षण, देश का लोकतंत्र और फिर संविधान खत्म करने पर तुले हैं। देश का संविधान नहीं रहेगा तो फिर देश में लोकतंत्र भी नहीं हो रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिनके पास अधिकार होगा। जहाँ संविधान सुरक्षित और फिर उपचार के उपाय हो, आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को साल भर पंचायत से लेकर के नगर निगम चुनाव और फिर टीवी पर प्रचार से अगर फुर्सत मिले तो उन्हें देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं, औचक और फिर नए संघ के संवाद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तब ज्ञात होगा कि बेरोजगार करोड़ों युवा युवतियों का जीवन किन कठिनाइयों और फिर मनोस्थिति से गुजर रहा है। जो बेरोजगार है वे कुंवारे हैं। उनको मंगलसूत्र, खुशियां, अरमान और फिर सपनों को अपनी नीतियों में से कौन छीन रहा है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी है। जहां घर पहुंचने पर परिवार वालों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बताया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा और फिर मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। तबीयत खराब होने के चलते पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जितने भी कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया था। जहाँ वह इस वजह से सुशील कुमार मोदी के अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बाहर से समर्थन देने के बयान को लेकर के बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जहां एनडीए के नेता जहां इस बयान को लेकर के निशाना साध रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव में उतर गए हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई ये कैसे चलेगा। ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि हार सुनिश्चित है। उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक सीटें जीत रही है। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है और इंडिया गठबंधन की हार सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक सीटें जीत रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है और इंडिया गठबंधन की भी हार सुनिश्चित है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनका अपना मत है, ये तो अच्छी बात है। यदि बोल रही है कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे तो फिर ये काफी अच्छी बात है। इसमें ये समझना चाहिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर के हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा के सोचने वाली की बात है। दोस्तों बिहार के जमुई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। जब बिहार के जमुई जिला के बरहट प्रखंड में एक स्कूल ही चोरी हो गई। यह चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को राशि की निकासी के खेल में दर्ज स्कूलों के नाम कुछ यही बता रहे हैं। केडीबी लाइव के हाथ लगे दस्तावेज में PS गूगल डी वाई टोला नाम दर्ज है। उस स्कूल में 3,23,450 राशि खर्च हुई है। इसके एवज में टैक्स काट करके 2,78,166 रुपए का भुगतान मां कात्यायनी इंजीनियरिंग एवं इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि PS गूगल डी वाई
टोला नामक स्कूल प्रखंड में ढूंढने से नहीं मिलेगा या नहीं मिला। जहाँ गुगुलडीह पंचायत के मुखिया बलराम सिंह ने भी कहा कि इस नाम का कोई भी स्कूल गुगुलडीह पंचायत में है ही नहीं। इस पंचायत में 8 स्कूल है जिनमें किसी का नाम PS गुगुलडीह वाई टोला नहीं है। अलबत्ता PS गुगुलडीह यादव टोला नाम का स्कूल है। अब सवाल उठ रहा है कि जब स्कूल नहीं है तो फिर विकास कार्य पर खर्च किस विद्यालय में हुआ है। जहाँ अगर PS गुगुलडीह यादव टोला में ही उक्त राशि खर्च हुई है तो फिर सूची में दर्ज नाम में हेराफेरी क्यों की गई है, इसके पीछे की मंशा क्या है। इसी दस्तावेज में PS गुगुलडीह यादव टोला के नाम पर भी 51,680 रुपए का भुगतान कात्यायनी एजेंसी को करने की विवरणी दर्ज है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।